जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं आशुतोष गंगराड़े इंदौर फिजिकल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, इंदौर फिजिकल एकेडमी के द्वारा एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है जो कि आर्मी की सारी एग्जाम्स को लेकर डेडिकेटेड किया गया है। इसके अंतर्गत आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएंगी। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, और अगर आप इंदौर फिजिकल एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर पर आना चाहें तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपकी प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ क्लासेस की तैयारी भी कराई जाएंगी, ताकि आप जो है वो अपना मेरिट में नाम सुनिश्चित कर सके। हम लोग बात कर रहे थे संविधान के बारे में पिछली क्लास में। संविधान में हम लोगों ने संसद के बारे में बात की थी। संसद के हम लोगों ने देखा था कि तीन अंग होते हैं। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है लोकसभा। फिर हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में बात की थी। राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? 30 वर्ष, जो मैंने बताया था आप लोगों को। इसके अलावा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जो है वो 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 245 है, हम लोगों ने बात की थी। उनमें से भी 12 जो है वो नॉमिनेटेड रहते हैं, यानी राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ये क्षेत्रों से मनोनीत करके भेजे जाते हैं राज्यसभा में 12 मेंबर। अगला हमने बात की थी फिर लोकसभा के बारे में। लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 543 सदस्य है, और सारे के सारे सदस्य जो है वो निर्वाचित होते हैं। हम लोगों ने बात की थी। लोकसभा को कहा जाता है लोकप्रिय सदन, या लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। राज्यसभा के पहले सभापति का नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि पहले उपराष्ट्रपति भी थे। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष का नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर, ये भी हम लोगों ने बात की थी। देखिए, एक छोटी सी बात करना हम छूट गए थी संसद के बारे में, वो थोड़ी सी और कर लेते हैं अपन, बाकी फिर अपन स्टार्ट करेंगे अगली क्लास। तो एक छोटी सी बात रह गई थी अपनी, इसके बारे में, लोकसभा के बारे में, मतलब संसद के बारे में। संसद के 3 सत्र होते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र होते हैं संसद के। बजट सत्र लगभग कब होता है? फरवरी मार्च के आसपास होता है। ये वाला फरवरी मार्च के आसपास होगा। ये लगभग जून जुलाई से स्टार्ट होता है और अगस्त सितंबर तक चलता है ये। और ये लगभग अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होता है और दिसंबर तक चलता है ये। दिसंबर तक चलेगा ये शीतकालीन सत्र। तो 3 सत्र होते हैं संसद के, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपसे पूछेंगे। बस इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए? इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के होते हैं 3 सत्र, ध्यान रखिएगा। अगला, संसद की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन लिख रहे हैं यहां पर। संसद के 2 सत्रों के बीच में, 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह का हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल जो है वो 6 माह का हो सकता है। मतलब 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने तक संसद की 2 बैठकें नहीं होंगी। मैक्सिमम 6 महीने, मतलब साल में कम से कम संसद की 2 बैठकें तो होना ही पड़ेगा। अगर मान लो कुछ आपातकालीन स्थिति है, कुछ इमरजेंसी कंडीशन है भारत में, या कुछ इमरजेंसी कंडीशन है, आपातकालीन सिचुएशन आ गई है, तो क्या होगा? संसद को स्थगित कर देते हैं। लेकिन फिर भी
साल में आपको 2 बार तो कम से कम बैठक बुलानी पड़ेगी, मतलब 6 महीने के अंदर आपको बैठक बुलानी है। मतलब कितना हो गया, साल में 2 बार। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। तो संसद के 3 सत्र होते हैं और संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम जो समय अंतराल होता है वो 6 महीने का होता है, 6 माह का होता है। ये दो चीज अपन लोगों ने कल नहीं देखी थी, बाकी पूरी बात अपन लोगों ने कर ली थी। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अपन लोगों ने सारी बात कर ली थी। तो ये आप लोग कल की क्लास में और ऐड कर लेना, दो चीजें जो अपन लोग बात करना भूल गए थे। ठीक है, तो ये अपन लोगों ने आज इसको लिख लिया। और अब अपन स्टार्ट करते हैं न्यायपालिका के बारे में। अपन देखेंगे अब न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका में अपन बात करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है। तो भारत में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकीकृत मतलब होता है कि एक लेवल पर सबसे नीचे है सत्र न्यायालय। सत्र न्यायालय के अगर फैसले से आप खुश नहीं है तो आप जाओ हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के फैसले से आप खुश नहीं है तो आप जाओ उच्चतम न्यायालय। यानी यहाँ पर एक हिरार्की है, यहाँ पर एक सीढ़ियां बनी हुई है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एकीकृत। एकीकृत मतलब ऐसा नहीं है कि सत्र न्यायालय के खिलाफ आप कहीं पर नहीं जा सकते हो या हाई कोर्ट के खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते हो। सबसे ऊपर होता है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के नीचे राज्यों के उच्च न्यायालय, और राज्यों के उच्च न्यायालय के नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो रहते हैं, ध्यान रखिएगा। वो स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकीकृत तो अपन ने समझ ली क्या है। वो स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब होता है न्यायपालिका, अपन ने बात की थी सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है इन दोनों अंगों से स्वतंत्र है। इनके ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर इन दोनों अंकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो है इन दोनों से अलग है। न्यायपालिका जो है ये विधायिका और कार्यपालिका दोनों से अलग है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो न्यायपालिका क्या है, एक तो एकीकृत है और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है स्वतंत्र। अगला है न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट जो है वो भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है। तो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। भारत में जो न्यायपालिका का प्रावधान है वो ज्यादा अपने को प्रभाव अमेरिका का देखने को मिलेगा। तो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। अमेरिका में देखो सबसे बड़ा होता है कोर्ट, न्यायालय अमेरिका में। जैसे अगर बात करें ब्रिटेन में, ब्रिटेन में बड़ा, सबसे बड़ी है वहां की संसद, वहां की पार्लियामेंट। ब्रिटेन में सबसे बड़ी होती है वहां की पार्लियामेंट, वहां की संसद। अमेरिका में सबसे बड़ा होता है वहां का न्यायपालिका, वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है। उसी प्रकार अगर बात करें भारत में, भारत में सबसे बड़ा कौन है, भारत में सबसे बड़ा है संविधान। न संसद है, न कार्यपालिका है, न न्यायपालिका है। भारत में सबसे बड़ा होता है संविधान, ध्यान रखिएगा। तो ये, लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। 2-4 चीजें आप लोग इसके ऊपर रेड टिक कर लीजिएगा। भारत में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, पहली बात तो। और दूसरी बात, अमेरिकी संविधान से प्रभावित देखने को मिलेगी अपने को। अमेरिकी संविधान से प्रभावित है भारत की न्यायपालिका या न्यायपालिक व्यवस्था। अब इस न्यायपालिक व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है अपने यहाँ पर उच्चतम न्यायालय। तो इस उच्चतम न्यायालय के बारे में थोड़ी बात करते हैं अपन। अब डालते हेडिंग उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, या इसको एक और नाम से पुकारते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय। या इसको इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट,
इसको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए इसके बारे में अपन बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले बात करें सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में, कहां पर प्रावधान है, तो अनुच्छेद नंबर 124, अनुच्छेद नंबर 124 ये क्या बोलता है, ये बोलता है भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। कोई काम का नहीं आपके लिए, इंपॉर्टेंट नहीं आर्टिकल्स वगैरह इतने मत ध्यान रखो, बस आपको ये बता रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है संविधान के द्वारा हुई है। तो भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है अपने भारत में? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है संविधान लागू होने वाले दिन ही, 26 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कहां हुई थी, स्थान इसका कहां पर है? स्थान है इसका दिल्ली, या इसको वर्तमान में बोलते हैं नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। यहां पर स्थान है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? न्यायाधीशों की संख्या, देखो इसमें जब ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, जब अपना संविधान लागू हुआ था, जो अपना मूल संविधान है या जब मूल सुप्रीम कोर्ट बना था, तब संख्या थी इनकी 8, 1+7। ये मैंने 1+7 क्यों लिखा है? 1+7 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक होगा मुख्य न्यायाधीश जिनको बोलते हैं चीफ जस्टिस, और 7 होते हैं अन्य न्यायाधीश। ठीक है, एक होंगे मुख्य न्यायाधीश और 7 होंगे अन्य न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए 8। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? ये किसमें थे? ये मूल संविधान में थे, यानी मूल सुप्रीम कोर्ट, मूल सुप्रीम कोर्ट में थे कुल 8 न्यायाधीश। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 34, 1+33, ये है वर्तमान में। क्या होता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट जब बना था तो 1950 की बात है, तब इसके पास में मामले भी कम थे। मामले कम मतलब इनके पास में याचिकाएं वगैरह, वाद प्रतिवाद वगैरह कम आते थे। जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, इस मामलों की संख्या बढ़ती चली गई, मामलों की संख्या बढ़ती चली गई, तो सरकार को लगा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाते गए, एकदम से नहीं बढ़ाई यहाँ पर कि 33 न्यायाधीश एकदम से कर दिए, समय समय पर बढ़ाते चले गए। जैसे 1976 में 18 कर दिए, 1900 लगभग 86 के आसपास 28 हो गए, इस प्रकार धीरे धीरे करके बढ़ाते चले गए। और 2019 में टोटल न्यायाधीश कर दिए गए 34, जिसमें होता है एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो एक हेड होते हैं उनको बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या बोलते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। और 33 जो है वो अन्य न्यायाधीश है, इस बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये है उच्चतम न्यायालय का स्ट्रक्चर। कितने न्यायाधीश है, कब बना, कहां पर इसका मुख्यालय है, मतलब कहां पर ये इसका स्थान है सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, अब थोड़ी बात अपन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर कर लेते हैं। न्यायाधीश, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही अपन देखने वाले हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति साहब, राष्ट्रपति साहब इनकी नियुक्ति करते हैं। कैसे करते हैं? एक्चुअली में एक होता है कॉलेजियम, एक होता है कॉलेजियम। कॉलेजियम मतलब 4-5 एक जज बैठते हैं उसमें, सुप्रीम कोर्ट के ही जज बैठते हैं, और वो जज बताते हैं कि आपको किसको, किस व्यक्ति को आपको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करना है। ये जज जो है, ये कॉलेजियम जिसको बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम, ये जितने भी लोगों को नियुक्त करना है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी लिस्ट बनाएगा, उनकी लिस्ट देगा वो कानून मंत्रालय को। कानून मंत्रालय जो है, फिर कानून मंत्री उसको देखेंगे और उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। कुछ उनको लगता है कि यार ये कानून मंत्री, मतलब एक्चुअली में कानून मंत्री नाम है, लेकिन वो देखते कौन है? प्रधानमंत्री देखते हैं। कानून मंत्री देखते हैं, प्रधानमंत्री साथ में मिलकर के, उनको लगता है कि यार ये न्यायाधीश ठीक नहीं है यार, इसके एक बार
सिफारिश कर दो, वापस भेजते कॉलेजियम के पास में। उनको लगता है अगर कॉलेजियम उनकी बात मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। कॉलेजियम ने बोला कि नहीं हम तो नहीं हटाएंगे नाम, ये आपको देख लो आपके हिसाब से। तो फिर क्या होता है, कानून मंत्री यानी जो मंत्रालय, उनको मजबूरी में अब फिर ये नाम देना पड़ता है राष्ट्रपति को कि भैया आप जाओ और इनकी नियुक्ति कर दो। और फिर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं इन न्यायाधीशों को। राष्ट्रपति के पास में मैंने बताया कोई शक्ति नहीं है, अपने आप पर राष्ट्रपति जो है वो स्टंप है, एक तरीके से स्टाम्प है, मुहर है। उसको कोई, जैसे स्टाम्प क्या होता है, स्टाम्प कोई भी उठा करके थप्पा मार देता है, सेम यहाँ पर भी अपने भारत में राष्ट्रपति है, कोई भी उठाएगा वो थप्पा मार देगा। और कोई भी में मेन सबसे होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो यहाँ पर नियुक्ति कर रहे हैं राष्ट्रपति, लेकिन सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर रहे हैं, कॉलेजियम की सिफारिश पर। कॉलेजियम की सिफारिश पर, कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है न्यायाधीशों की। देखिए इनकी योग्यता कितनी होती है, मतलब आयु कितनी होना चाहिए? राष्ट्रपति न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु के लिए कोई भी ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि कितने साल होना चाहिए, कि 45, नहीं नहीं 65 साल होती है इनकी एज लिमिट सबसे मैक्सिमम। तो इनकी न्यूनतम आयु के लिए कोई ऐसा योग्यता नहीं है कि 45 साल हो, 50 साल हो। हाँ, सीआरपीएफ, हाँ हाँ, मतलब क्या, समझा नहीं मैं। इनकी न्यायाधीश कम से कम बनने के लिए चाहिए कि आपकी उम्र जो है वो, नहीं नहीं 62 से 65 के बीच में बनते हैं जनरली। ये राष्ट्रपति इनका कार्यकाल लगभग 2-3 साल का ही रहता है, मैक्सिमम 2-3 साल का रहता है। हाँ, सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो 7 साल का अभी तक के इतिहास में रहा है, भारत के इतिहास में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है जिनका नाम है वाई बी चंद्रचूड़, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है अभी तक का, 7 साल का। वैसे 65 साल की आयु में रिटायर। देखिए न्यूनतम आयु के लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन न्यूनतम आयु देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील के रूप में आपको 10 साल तक काम करना है। सबसे पहले आपको एलएलबी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, वकालत करनी पड़ेगी, फिर 10 साल तक आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत के रूप में काम करेंगे, वकील के रूप में काम करेंगे, और सीधे आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच नहीं जाएंगे। आपको नीचे लोअर कोर्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। लोअर कोर्ट मतलब अधीनस्थ न्यायालय से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आप हाई कोर्ट पहुंचेंगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फिर आपको लगातार 10 साल तक अधिवक्ता। तो इनकी कुछ चीजें रहती, कॉलेजियम कुछ डिसाइड करता है। वो जनरली देखिए कॉलेजियम जो है, ये इसका इसलिए विरोध होता है कॉलेजियम का, क्योंकि इसमें चलता है भाई भतीजावाद। कॉलेजियम में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहते हैं, एक्चुअली में उनके जो बेटा बेटी रहते हैं, चाचा भतीजा वगैरह, उन्हीं को ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना देते हैं। इसका बहुत विरोध चलता है। मोदी जी काफी विरोध करते हैं कि कॉलेजियम को बंद करो, इसके द्वारा भाई भतीजावाद फैल रहा है। मैंने बताया आपको, कॉलेजियम जो है ये बैठेगा 4-5 न्यायाधीश, ये लोगों की लिस्ट बना के दे देंगे कि यार हमको इसको न्यायाधीश बनाना है, इसको बनाना है, बस योग्यता पूरी होनी चाहिए कि 10 साल उसने वकील के रूप में काम किया और कुछ नहीं। वो भेज देंगे कानून मंत्री के पास, कानून मंत्री यानी प्रधानमंत्री के पास। वो देखेंगे, वो कुछ अगर करना चाहे फेरबदल, तो वापस भेजेंगे वो कॉलेजियम के पास में कि भैया इसमें ये न्यायाधीश का नाम को जम नहीं रहा है, आप देख लो। कॉलेजियम अगर उसकी मर्जी है हटा भी सकता है, नहीं बैठाएगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये फिर कानून मंत्री भेज देंगे राष्ट्रपति के पास, फिर राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त कर देंगे। हाँ, न्यायाधीश ही देते हैं वो तो, हालांकि जो अधीनस्थ न्यायालय के उनको भी फांसी देने का अधिकार है, वो भी दे देते हैं। लेकिन इनकी फांसी जो है, इनके खिलाफ आप राष्ट्रपति के पास एक और पावर है, समाधान की शक्ति, समाधान भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जो नियुक्ति है, इसके लिए योग्यता के लिए कोई ऐसा न्यूनतम उम्र नहीं है। अधिकतम आयु, इनके रिटायरमेंट की उम्र, अधिकतम अधिकतम उम्र सीमा कितनी है इनकी? अधिकतम उम्र सीमा वो है 65 वर्ष। 65 वर्ष की आयु पर ये अपने आप रिटायर हो जाएंगे। 65 वर्ष की आयु होने पर ये रिटायर हो जाएंगे। जनरली क्या होता है, न्यायाधीश ध्यान रखिएगा, 1-2 साल 2 साल मैक्सिमम काम करते हैं, क्योंकि 63-60 साल के बाद ही बनते हैं ये जनरली। 62-63 साल पहुंचते पहुंचते इनको हो जाते हैं, 2-3 साल ही काम कर पाते हैं ये। अधिकतम सीमा कितनी है? अधिकतम सीमा है 65 साल, इस पर रिटायरमेंट हो जाएगा इनका। एक बात और ध्यान रखिएगा, त्यागपत्र, ये त्यागपत्र समय से पहले अपना ये त्यागपत्र रिजाइन भी दे सकते हैं। त्यागपत्र किसको देंगे? त्यागपत्र देंगे ये अपना अगेन राष्ट्रपति को ही। ये अपना त्यागपत्र भी देंगे राष्ट्रपति को, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये अपना त्यागपत्र रिजाइन भी अपने राष्ट्रपति को ही देंगे। उसके अलावा इनके बारे में अगर और बात करें,
त्याग पत्र के बाद इनके जो रहता है, जैसे इनको हटाने की प्रक्रिया भी है, इनको हटाने की प्रक्रिया, हटाने का अधिकार वो किसके पास में है? हटाने का अधिकार वो किसके पास में? वो संसद के पास में है। संसद के पास हटाने का जो अधिकार है वो संसद के पास में, संसद चाहे तो इनको हटा सकती है। संसद मतलब कौन? यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के चाहे तो इनको हटा सकती है। किनको? न्यायाधीशों को। इनके ऊपर लगता है महाभियोग। एक्चुअली में उस शब्द को बोलते हैं महाभियोग, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए होती है, ध्यान रखिएगा। इनको हटाने के लिए मतलब क्या होता है कि आपके एक प्रॉपर बहुत बड़े एविडेंस चाहिए, उसके लिए बहुत बड़े प्रूफ चाहिए, बहुत बड़े एविडेंस चाहिए। उसके बाद एक महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगती है संसद में। किसी भी सदन में लग सकती है, लोकसभा में लग सकती है या फिर राज्यसभा में लग सकती है वो प्रक्रिया। हाँ, उसके द्वारा पास होगी, फिर अगले सदन में जाएगी, वहां से पास हो गई और फिर विशेष बहुमत के द्वारा हटा देंगे न्यायाधीश को, विशेष बहुमत के द्वारा। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, ये हो गई न्यायाधीश से संबंधित कुछ बातें। अब अपन देख लेते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीशों से संबंधित कुछ फैक्ट वगैरह, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो क्या देख रहे हैं अपन लोग? डाल लो हेडिंग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के मुख्य न्यायाधीशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए देखिए, अब अपन लिखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह है वो। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम है हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। अगर बात करें सबसे लंबा कार्यकाल किस न्यायाधीश का रहा है? सबसे लंबा कार्यकाल ये किसका रहा है? ये रहा है वाई वी चंद्रचूड़। वाई वी चंद्रचूड़, जो अभी आपको याद हो पिछले कुछ समय पहले चंद्रचूड़ जो थे, डी वाई चंद्रचूड़, ये अपने देश के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। अभी एक साल पहले ही वो रिटायर हुए हैं, डी वाई चंद्रचूड़। उनके पापा है ये वाई वी चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है। सबसे लंबे समय तक के अपने भारत के अभी तक के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। लगभग 7 साल तक रहे हैं ये, 7 वर्ष और 5 माह लगभग। वैसे 7 साल 4 महीने और लगभग 18 दिन तक रहे थे ये, शायद एग्जैक्टली मुझे नहीं आ रहा कितने दिन तक थे ये, लेकिन हाँ 7 साल और 5 महीने के आसपास है ये। सबसे लंबा कार्यकाल। सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल ये कौन का है? के एन सिंह, मात्र 18 दिन। मात्र 18 दिन के लिए बने थे ये भारत के मुख्य न्यायाधीश। जनरली देखिए मुख्य न्यायाधीश जो है वो 2-3 साल के लिए बनते हैं। मैं अगेन बता रहा हूं आप लोगों को, 60-62 साल तो इनको पहुंचते करते लग जाते हैं, बाद में बनते हैं फिर मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश बनते हैं वरीयता के क्रम में। जो भी सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट जज रहेगा, सबसे बड़ा जो जज रहेगा सीनियर उम्र के हिसाब से, वो बनता है भारत का मुख्य न्यायाधीश उम्र के हिसाब से। ठीक है, तो ये सीनियर वरीयता के आधार पर चलता है। इंदिरा गांधी जी ने इस वरीयता का उल्लंघन किया था एक बार 1977 में, 1977 में, जब उन्होंने इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान, जो उनके सपोर्ट में थे न्यायाधीश, उनमें से एक जो थे गियास बेग, उनको बना दिया था भारत का मुख्य न्यायाधीश।
बाकी जो अजित रे वगैरह इनको हटा दिया था वरीयता के आधार पर। मतलब वरीयता के क्रम का उल्लंघन किया था केवल एक बार इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, वरीयता, वरीयता मतलब जो सबसे उम्र दराज होगा न्यायाधीश उनको बनाएंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सबसे छोटा कार्यकाल रहा है के एन सिंह का, मात्र 18 दिन का रहा है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत की प्रथम प्रथम महिला न्यायाधीश, प्रथम महिला न्यायाधीश, देखिए यहां पर ध्यान रखना, मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखूंगा अभी, और यहां पर लिख लीजिए ब्रैकेट में, सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का लगभग इनकी सैलरी से 2.5 लाख के आसपास। प्रथम महिला न्यायाधीश, इनकी सर सैलरी का क्या है मतलब? प्रथम महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की, देखो यहां पर ध्यान रखिएगा, मैं अभी लिखूंगा यहां पर कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है। अभी तक भारत के इतिहास में अभी तक कोई भी महिला जो है वो भारत की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। अभी तक के इतिहास में भारत की कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, ये बात ध्यान रखना, मैं लिख भी दूंगा यहां पर। तो भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाली, उनका नाम है फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लो, ये वाला मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं, ये एग्जाम में आता है। भारत की कोई भी महिला अभी तक, भारत की कोई भी महिला वर्तमान तक, जब मैं आज क्लास ले रहा हूं तब तक, आगे हो सकता है बन जाए, लेकिन अभी तक कोई भी महिला वर्तमान तक, वर्तमान तक मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। इसको कर लो आप अब डब्बे में। इंपॉर्टेंट, भारत की कोई भी महिला जो है वो अभी तक मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, भारत की कोई भी महिला, ध्यान रखिएगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और कुछ अपन बात करते हैं इनके बारे में, और बात करते हैं अगर, तो भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम है के जी बालकृष्ण। के जी बालकृष्णन, ये है भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश। देखिए सारी बात मुख्य न्यायाधीश की चल रही है, ध्यान रखना। एक बार बता दूं मैं आप लोगों को फिर से, भारत के मुख्य न्यायाधीशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, सबसे लंबा कार्यकाल रहा है वाई बी चंद्रचूड़, इनका पूरा नाम है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। सबसे छोटा कार्यकाल रहा है के एन सिंह का। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश, उनका नाम है फातिमा बीबी, और मैंने एक स्टार लगा कर चीज लिखी हुई है, भारत की कोई भी महिला वर्तमान तक मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, ध्यान रखिएगा। अगला है भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम है के जी बालकृष्णन। अगला और लिख लो प्रश्न, स्वतंत्र भारत में जन्मे, स्वतंत्र भारत में
जन्मे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। हाँ, ये मुख्य सबसे हेड रहते हैं इनके, 34 न्यायाधीशों में सबसे हेड रहेंगे मुख्य न्यायाधीश। स्वतंत्र भारत में जन्मे, मतलब अब जितने भी न्यायाधीश देख रहे हैं आप ऊपर वाले, ये सब गुलाम भारत में जन्मे थे, मतलब इनका जन्म जो है वो 15 अगस्त 1947 के पहले हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत में, मतलब 15 अगस्त 1947 के पहले जिनका जन्म हुआ था, वो कौन से न्यायाधीश है? तो उनका नाम है एस एच कपाड़िया। उनका नाम है एस एच कपाड़िया। ये 2010 में बनते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, 2010 में, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बारे में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मुख्य न्यायाधीश। देखो सारे के सारे अपने को नाम नहीं याद करना है, जैसे अभी जो वर्तमान में बने 52वें नंबर के बी आर गवई, ये 52वें नंबर के बने अभी कुछ दिनों पहले ही, 8-10 दिन पहले ही बने हैं लगभग। ये 52वें नंबर के, तो 52 कब तक याद करेंगे? अपन नहीं याद करेंगे इतना, अपना दिमाग किसी का भी इतना सुपर कंप्यूटर थोड़ी अपन लोग कि कोई दिमाग चीजें 52 इनके करो, बाकी ढेरों फिर और भी आयोग है, लोक सेवा आयोग है, निर्वाचन आयोग है, राजभाषा आयोग है, वित्त आयोग है, निर्वाचन की ढेरों आयोग है, कितनों की याद करेंगे अपन? इसीलिए स्मार्ट स्टडी करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही पढ़ते हैं अपन। 52 मुख्य न्यायाधीश अगर पढ़ने बैठेंगे तो दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी अपने। तो जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है, पहले मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला, इनके बारे में बात करें सही रहेगा। एक और देखो, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया अभी कि वकील से सीधे, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, वकील से सीधे उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, सॉरी, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश, की न्यायाधीश बनने वाली एकमात्र महिला, बनने वाली एकमात्र महिला। अभी तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई महिला है जो वकील थी पहले सुप्रीम कोर्ट में, उनको सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। वो है इंदु मल्होत्रा, और ये अभी भी है इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा ये वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। हालांकि वकील भी ये सुप्रीम कोर्ट में ही थी, सुप्रीम कोर्ट में ही ये वकालत करती थी, और सुप्रीम कोर्ट में ही वकालत के दौरान इनको 10 साल का अनुभव, देखो वकील बनने के लिए क्या चाहिए, बस 10 साल का अनुभव चाहिए आपको। न्यायाधीश, सॉरी, न्यायाधीश बनने के लिए, तो न्यायाधीश बनने के लिए 10 साल का वकालत का अनुभव चाहिए। तो यहाँ पर इनको 10 साल का अनुभव था, 10 साल से ज्यादा का अनुभव हो गया, तो इनको बना दिया गया वकील से सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली एकमात्र महिला। उनका नाम है इंदु मल्होत्रा। इंपॉर्टेंट है, अभी तक के अपने इतिहास में, भारतीय पूरे इतिहास में लगभग, लाल के पेन से डब्बे बना दो इनके। हाँ, हाँ, बनाए 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 मैंने, एक बार रिपीट करूंगा ना सर तब बना दूंगा अभी। तो अभी क्या हुआ, अपने भारत के इतिहास में, मतलब ऐसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में लगभग 4 से 5 महिलाएं ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है, पहुंच पाई है अभी तक। उनमें से एक थी फातिमा बीबी, और एक महिला रहेंगे अभी इंदु मल्होत्रा। ये दो नाम इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये सारे नाम पढ़ने पड़ेंगे। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश वो कौन है? के जी बालकृष्णन। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम है एस एच कपाड़िया। वकील से सीधे, वकील से सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली प्रथम या एकमात्र महिला, उनका नाम है इंदु मल्होत्रा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। बाकी 52 के 52 अपने को नहीं पढ़ना है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है बी आर गवई, ये मुख्य न्यायाधीश है। ये अपन जब करंट देखेंगे, क्योंकि अभी सब बदल, हो सकता है बदल जाए कुछ समय पश्चात ही है, तो जब भी एग्जाम होगी उसके पहले करंट देखेंगे, तब देखेंगे इनके बारे में कि वर्तमान में सब चीजें कौन है। ये हो गया अपने मुख्य न्यायाधीश से संबंधित मुख्य चीजें। सुप्रीम कोर्ट खत्म अपना। अभी अपन देखते हैं, एक बार अपन न्यायपालिका के बारे में बात करें अगर थोड़ा सा, तो उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या इसको इंग्लिश में कहा जाता है हाई कोर्ट। सर जाऊंगा ना शाम को? नहीं नहीं सर, शाम को जाऊंगा, दिन में इतनी कहाँ जाऊंगा दिन में। हाँ।
चलिए, उच्च न्यायालय, जैसे हम लोगों ने देखा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कहा गया सुप्रीम कोर्ट, ये उच्चतम न्यायालय देखा हम लोगों ने। अब सुप्रीम कोर्ट के नीचे होता है कौन? उच्च न्यायालय। मैंने आपको बताया यहाँ पर एक हिरार्की होती है, एक क्रम होता है। उच्चतम न्यायालय, उसके नीचे होगा उच्च न्यायालय। तो अपन उच्च न्यायालय की बात करते हैं अब। उच्च न्यायालय, भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। पहले 24 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2014 में, तो आंध्र प्रदेश के लिए एक अलग बना दिया गया। 2014 में बना दिया गया उसके लिए एक अलग हाई कोर्ट। तो वर्तमान में कितने हैं? ये जो इंपॉर्टेंट डब्बे में टिक कर लो इसको, 25 वर्तमान में है। 25 उच्च न्यायालय, पहले 24 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अभी अपन कुछ उच्च न्यायालयों के नाम भी देखेंगे। जैसे सबसे पहला उच्च न्यायालय जो है वो है मद्रास, चेन्नई, बंबई और कलकत्ता। ये 3 उच्च न्यायालय एक साथ बने थे 1862 में। 1862 में, 1862 में बनते हैं 3 उच्च न्यायालय। सबसे पुराने उच्च न्यायालय भारत के ये। बाद में फिर धीरे धीरे करके बनते चले गए। जैसे अपना जबलपुर उच्च न्यायालय बन गया, उसके बाद फिर अपना रायपुर उच्च न्यायालय बन गया, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय बन गया, दिल्ली उच्च न्यायालय बन गया, बाद में बनते चले गए। लेकिन सबसे पुराने 3 है, कलकत्ता, मद्रास और बंबई। ठीक है, भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। अब देखिए, यहाँ उच्च न्यायालय के संबंध में अपन ये बात नहीं कर सकते हैं कि कितने न्यायाधीश। सब उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश संख्या अलग अलग होती है। ये डिपेंड करेगा उस उच्च न्यायालय में कितना क्षेत्राधिकार में है। अब जैसे बड़ा उच्च न्यायालय है, कोई बंबई का उच्च न्यायालय है, कलकत्ता उच्च न्यायालय है, इनके क्षेत्राधिकार में बड़ी जगह आती है, तो इनके न्यायाधीश भी बड़े होंगे। सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है वो उत्तर प्रदेश का है, यूपी का लखनऊ जो उच्च न्यायालय है वो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। उसमें लगभग 70 से 80 के आसपास न्यायाधीश बैठते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग बैठते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि एक साथ बैठ जाएंगे। वो सबसे छोटा जो उच्च न्यायालय है वो, जहां तक मुझे याद आ रहा है, गुवाहाटी का उच्च न्यायालय, सबसे छोटा उच्च न्यायालय असम का। ठीक है, तो ये चीजें कोई इंपॉर्टेंट नहीं आप लोगों के लिए, क्योंकि 25 उच्च न्यायालय है। अब किस किस के उच्च न्यायालय के बारे में अपन क्या क्या बात करेंगे। हाँ, महत्वपूर्ण बात अपन ये करेंगे कि कुछ जैसे यूनियन टेरिटरीज है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, ये दूसरे हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। तो ये वाली बात अपन करेंगे महत्वपूर्ण। आप लिख लो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकमात्र, अभी तक का ऐसा था, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना खुद का, जिसका अपना खुद का, जिसका अपना खुद उच्च न्यायालय है, वो पहले हुआ करता था दिल्ली। क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। केंद्र शासित प्रदेश मतलब होता है केंद्र के द्वारा शासन किया जाता है इन प्रदेशों में। तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश पहले हुआ करता था दिल्ली, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर भी है, ध्यान रखना। वर्तमान में जम्मू कश्मीर भी है, जम्मू कश्मीर के बाद अपना खुद का उच्च न्यायालय है, ध्यान रखिएगा। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कुछ उच्च न्यायालयों के बारे में और उनके क्षेत्राधिकार में कौन कौन आता है। तो देखिए, एक तरफ लिखते हैं अपन उच्च न्यायालय का नाम। जैसे अपन लिखते हैं मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, या इसको अपन चेन्नई हाई कोर्ट भी बोलते हैं। चेन्नई भी लिख लो इसका, या तो मद्रास बोल लो या इसको चेन्नई बोल लो, क्योंकि मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया गया है। लेकिन फेमस ये फिर भी मद्रास के नाम से ही है। कुछ चीजें जो है वो पुराने नाम से चलती है, नए नाम से उसको कोई नहीं जानता। नए नाम से चलती किताबों में, कॉपियों में, लेकिन मुंह जवानी में वो फिर भी चलती पुराने नाम से। जैसे इंदौर में एक जगह है, यहाँ पर एक चौराहा है, भौरकुआ चौराहा, उसका नाम अभी टंटिया भील चौराहा कर दिया गया है। लेकिन वो फेमस आज भी लोगों के जुबान पे भौरकुआ चौराहे के नाम से है। किताबों में टंटिया मामा चौराहा हो गया है वो, लेकिन फिर भी भौरकुआ चौराहे के नाम से प्रसिद्ध है। तो वैसे ही कुछ चीजें प्रसिद्ध होती है जो अपने पुराने नाम से चली आती है। मद्रास हाईकोर्ट का नाम अभी चेन्नई कर दिया गया है, लेकिन वो मद्रास के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे बंबई, अपन हमेशा बॉम्बे मुंबई निकाल देते हैं, अपने मुंह से निकल जाता है, लेकिन उसका नाम जो है अब मुंबई कर दिया गया है। ठीक है,
तो मद्रास उच्च न्यायालय में कौन कौन से आते हैं? एक आता है तमिलनाडु और एक आता है अपना पौंडीचेरी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, आप लोग कॉमन सेंस का यूज करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये तो कर दोगे कि भैया मद्रास चेन्नई में तमिलनाडु तो आता है, लेकिन गलती से अगर पौंडीचेरी आ गया तो क्या करोगे? यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इसके ऊपर टिक कर लो। पौंडीचेरी जो होता है ये मद्रास हाई कोर्ट में आता है, ध्यान रखिएगा। अगला बंबई हाई कोर्ट। बंबई उच्च न्यायालय। बंबई उच्च न्यायालय में कौन आता है? बंबई उच्च न्यायालय में आता है अपना, एक तो महाराष्ट्र तो आता ही है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र तो होगा ही होगा। लेकिन इनके साथ में दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये दो केंद्र शासित प्रदेशों के नाम सुने आप लोगों ने? नहीं सुने हैं तो याद कर लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आता है बंबई उच्च न्यायालय में। अगला अगर बात करें अपन, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ये एग्जाम में आते हैं इसलिए आपको लिखवा रहा हूं, कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय, इसमें कौन कौन आता है? तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो ऑब्वियस ही बात है पश्चिम बंगाल तो होगा ही होगा। पश्चिम को मैंने शॉर्ट में प लिख दिया है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि ये क्या लिख दिया सर ने। पश्चिम को प लिख दिया समय बचाने के लिए। पश्चिम बंगाल और अपना अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर लोग कंफ्यूजन होता है। अंडमान निकोबार कहां पर? नीचे, और पश्चिम बंगाल कहां पर? ऊपर। मैं आपको मैप दिखाता हूं, एक मिनट जरा, इंडिया का बना करके। सपोज कीजिए ये हमारा प्यारा भारत, ये सपोज कीजिए प्यारा भारत हमारा, यहां पर नीचे क्या है? यहां पर नीचे अंडमान निकोबार। अब देखो पश्चिम बंगाल कहां पर? यहां पर पश्चिम बंगाल, और अंडमान निकोबार कितनी दूर है? लगभग एक दूसरा देश ही हो गया पूरा इसके पास में, जबकि तमिलनाडु है फिर भी। लेकिन अंडमान निकोबार जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में आता है, ध्यान रखना। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार जो है ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी जो पुरानी थी वो थी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय। केरल, केरल उच्च न्यायालय, मैं आपको एक बार मैप पर समझा भी दूंगा, नाम से पता चल रहा है, एक तो केरल आएगा और दूसरा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, और एक और है अपना चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। इसमें आता है अपना चंडीगढ़ और पंजाब, पंजाब और हरियाणा, और एक और क्या आता है? एक और आता है चंडीगढ़। ठीक है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट्स। अब मैं आपको लोकेशन बता देता हूं, उनकी स्थिति देखो। आपको एक बार ये तो याद रखना पड़ेगा, ये आपको रटना पड़ेगा अपने इंडिया का मैप, कि कौन सा राज्य कहां पर आ रहा है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहां पर आ रहा है। ये आपके दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए। रात में कोई एकदम उठा करके आपसे पूछ ले तो भी आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम की राजधानी क्या है, या फिर उत्तराखंड की राजधानी क्या है। या अगर आपको कोई नींद में उठाए एकदम और पूछे सट से कि भाई बता, एकदम बता सिक्किम की राजधानी क्या है, पता होना चाहिए। तो ये तो आपको कम से कम रटने पड़ेंगे बैठ के, कोई नींद में भी आपको जाकर उठा के पूछ ले तो पता होना चाहिए। और लोकेशन, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहां पर आ रहा है। तो देखिए, दादर नागर हवेली दमन दीव, जो यहां पर मैंने आपको बताया, कौन से? सबसे पहले पौंडीचेरी की बात कर लेते हैं। पौंडीचेरी किस में आ रहा है? मद्रास में। तो पौंडीचेरी की लोकेशन क्या है? पौंडीचेरी आता है यहां पर, और मद्रास भी कहां पर? तमिलनाडु, ये राज्य तमिलनाडु हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है, सीधी सी बात है,
मद्रास जो पौंडीचेरी जो है वो किस में आएगा, वो तमिलनाडु में आएगा। दूसरा अपन ने लिखा है दादर नागर हवेली और दमन दीव। ये क्या है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, दादर नागर हवेली दमन दीव। ये कहां पर है, ये इस वाले लोकेशन में है, दादर नागर हवेली दमन दीव। और यहाँ पर कौन सा राज्य है, यहाँ पर अपना है महाराष्ट्र, तो ऑब्वियस सी बात है बंबई में आएगा ये वाला। अगला अगर देखें अपन कौन सा आ रहा है, कलकत्ता उच्च न्यायालय में आ रहा है अंडमान निकोबार। हाँ ये देखो बहुत दूर है, कलकत्ता कहां पर, यहां पर, और अंडमान निकोबार ये रहा। तो इतनी दूर से कवर कर रहा है ये उच्च न्यायालय इसको, इस क्षेत्राधिकार को, यहां पर आ रहा है ये, तो ये इसमें आएगा। हाँ हाँ ये लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए कलकत्ता। यहां पर क्या है, यहां पर है बंबई। हाँ मतलब मैंने राज्यों के नाम नहीं लिखे, मैंने हाई कोर्ट के नाम लिख दिए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय मतलब पश्चिम बंगाल, आप समझ जाना। बंबई उच्च न्यायालय मतलब महाराष्ट्र। और ये कौन सा हो गया अपना, ये हो गया चेन्नई या मद्रास, ये हो गया अपना चेन्नई उच्च न्यायालय या फिर तमिलनाडु मान के चलिए। ये हो गया अपना अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ये हो गया अपना पौंडीचेरी, ये हो गया अपने दादर नागर हवेली दमन दीव, दादर नागर हवेली दमन दीव। ठीक है, और अपन कौन सा देख रहे थे, अब अपने सामने आएगा अगला केरल उच्च न्यायालय लक्षद्वीप। तो यहां पर देखो, यहां पर लक्षद्वीप भी आगे आपको दिख जाएगा। लक्षद्वीप कहां पर है, ये यहां पर है, ये लक्षद्वीप हो गए। और केरल कहां पर है, केरल ये रहा केरल, और ये अपना है लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये 3-4 के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी चंडीगढ़ तो यहाँ पर आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। चंडीगढ़ ये आता है, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंतर्गत चंडीगढ़, ये आप लोग कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको इजी है। बाकी जो कठिन है वो ये वाले हैं, पौंडीचेरी, दादर नागर हवेली दमन दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। ठीक है, एक बात और, एक दो बात और अपन कर लें अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, देखिए इनकी नियुक्ति, ये कुछ और बातें हैं इंपॉर्टेंट, फिर अपना ये खत्म हो जाएगा उच्च न्यायालय भी। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। हाँ ये पूछते हैं एग्जाम में, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये शपथ किसके सामने लेते हैं, अच्छा मैंने वहां पर नहीं लिखा, हाई सुप्रीम कोर्ट वाले में, उसमें भी लिख लेना आप लोग, मैंने लिखना शायद भूल गया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट वाले मैंने लिखा था, न्यायाधीश में नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अधिकतम उम्र सीमा है 65, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, हटाने का अधिकार संसद को है। एक चीज और नोट कर लेना यहाँ पर, ये शपथ लेते हैं अपनी, शपथ लेंगे राष्ट्रपति के सामने। और अगर मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति बोल देंगे कि भैया इसके सामने ले लो शपथ, मतलब राष्ट्रपति बता देंगे कि मैं अगर नहीं हूं तो इसके सामने ले लो। यहां पर शपथ देखो ठीक उल्टा हो जाएगा, नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर रहे हैं, अगेन सेम सेम हो गया, नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, लेकिन शपथ लेंगे ये राज्यपाल के सामने, शपथ लेंगे ये राज्यपाल के सामने। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, त्यागपत्र, त्यागपत्र मतलब रिजाइन, अगर समय से पहले ये हटना चाहते हैं तो हट सकते हैं, त्यागपत्र सौंप दो, रिजाइन सौंप दो। त्यागपत्र देते हैं अपना ये राष्ट्रपति को ही, क्योंकि जो अपॉइंट करता है, जो नियुक्त करता है, उसी को हटाने का अधिकार रहता है। यही वाले मामले को लेकर मैंने आपको बताया था, मौलिक अधिकार में सज्जन सिंह वाला केस हो गया था राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, एक एसआई बनाया था डीआईजी रैंक के अधिकारी ने, उसको बाद में सस्पेंड कर दिया था, उससे कम रैंक के अधिकारी ने, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया वो,
सामने वाला कि भाई मेरे को अपॉइंट कर रहा है एक डीआईजी रैंक का अधिकारी और मेरे को हटा रहा है उससे छोटा अधिकारी, ये कैसे पॉसिबल है? हटाने का अधिकार हमेशा बड़े व्यक्ति को रहता है, जिसने अपने को नियुक्त किया है उससे बड़ा व्यक्ति हटा सकता है। तो यहाँ पर सेम, अब नियुक्त किया राष्ट्रपति ने, इनसे बड़ा तो भारत में कोई भी नहीं है, क्योंकि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अब इनसे बड़ा कौन है? तो इनसे बड़ा यही है, राष्ट्रपति जी। तो त्यागपत्र भी अपना राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को सौंपेंगे। उम्र सीमा कितनी है इनकी? अधिकतम उम्र सीमा, अधिकतम उम्र सीमा मतलब रिटायरमेंट कितनी उम्र पर हो जाएगा इनका? जनरल आसान भाषा में रिटायरमेंट हो जाएगा इनका 62 वर्ष की आयु में, 62 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो यहां पर दो चार चीजें ये इंपॉर्टेंट, नियुक्ति कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति कर रहे हैं। शपथ कौन दिलवा रहे हैं? राज्यपाल दिलवा रहे हैं। त्यागपत्र त्यागपत्र किसको दे रहे हैं? राष्ट्रपति को दे रहे हैं। अधिकतम उम्र सीमा कितनी होती है इनकी? 62 वर्ष। सेम टू सेम एक बार आपको मैं और दिखा दूं, अपने भारत के उच्चतम न्यायालय, यहां पर देखा था अपन ने उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के अपन एक बार देख लें न्यायाधीशों की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सेम राष्ट्रपति करते हैं कॉलेजियम की सिफारिश पर। उच्च न्यायालय में भी सेम है, जो कॉलेजियम बैठा हुआ है वो कॉलेजियम बताएगा किसकी नियुक्ति करना है। उच्च न्यायालय में भी सेम है। अधिकतम उम्र सीमा यहां पर 65 है, सुप्रीम कोर्ट क्योंकि बड़ा है ना, ये सुप्रीम कोर्ट बड़ा है इसलिए 65 साल, हाईकोर्ट छोटा है इसलिए 65 साल। त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देंगे, वो भी राष्ट्रपति को देंगे, ध्यान रखना दोनों का सेम है। नियुक्ति राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय में भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। हटाने का अधिकार यहाँ पर संसद के पास है विशेष बहुमत के द्वारा, वहां पर भी संसद के पास है हटाने का अधिकार विशेष बहुमत के द्वारा। शपथ राष्ट्रपति के सामने लेंगे, वहां पर बदल जाएगा राज्यपाल, बाकी पूरा सेम है। बस ये राष्ट्रपति का राज्यपाल हो गया और ये 65 का हो गया 62, बाकी पूरा सेम है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पूरा सेम है। अब देखिए यहां पर अपन ये वाली बात नहीं कर सकते कि भारत के पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, क्योंकि भारत में उस टाइम पर 14 उच्च न्यायालय थे। किसके मुख्य न्यायाधीश मानेंगे कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये वाली बात अपन नहीं कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश। भैया राज्य पूछो ना आप, कौन सा राज्य? जैसे मध्य प्रदेश, अगर राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य के जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश थे अपने मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इस प्रकार से अगर देखें अलग अलग उच्च न्यायालयों के अलग अलग मुख्य न्यायाधीश है। सॉरी, तो ये अब चूंकि स्टेट के एग्जाम तो है नहीं, ये तो नेशनल लेवल के एग्जाम है, इसलिए यहाँ पर नेशनल का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर मतलब बहुत ज्यादा खराब, अगर किस्मत खराब है बहुत ज्यादा तो ही पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछेंगे। ये जनरली देश का ही पूछते हैं कि बताओ भैया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। बस ये इजी क्वेश्चन ही आते, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन हम लोग फिर भी थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी करके चले, समय अपने पास में पढ़ सकते हैं तो क्यों ना एक्स्ट्रा पढ़ के चले। एग्जाम में इजी होगी, मानता हूं मैं, एग्जाम बहुत इजी होगी। एक आध क्वेश्चन का भी टफ आ गया तो क्या करोगे आप? और एक आध क्वेश्चन से ही मेरिट बनती है, ध्यान रखना, एक नंबर से ही मेरिट बनती है। एक नंबर आगे पीछे हुआ मेरिट से बाहर। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, तो आज हम लोगों ने बात की है न्यायपालिका के बारे में, जिसमें हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के बारे में चर्चा की है। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।